तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसान लोन के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि हम इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। क्या हमें इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें हमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अगर ये आईपीओ आपको अलॉट हुआ है तो इस आईपीओ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस आईपीओ में एक बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस कंपनी के काम के बारे में बहुत ही शॉर्ट्स में देखने वाले हैं, एंड अगर आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब दोस्तों इस कंपनी के पास मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वहीं बात की जाए कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में छोटा मोटा लोन देती है। एंड अगर इसके लोन पोर्टफोलियो देखा जाए तो व्हीकल फिनांस एंड छोटा मोटा बिजनेस के लिए ये लोन देती है। मतलब दोस्तों ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट के लिए लोन देती है, जैसे 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर गाड़ी के लिए। तो आई होप आपको इस कंपनी का काम आसान भाषा में समझ आया होगा। तो चलिए वहीं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नज़र डालते हैं। तो इसका प्राइस बैंड 114 रुपये से लेकर 120 रुपये पर शेयर रखा गया है। यानी अगर इस हिसाब से इसका हम ग्रे मार्केट में डिमांड देखें तो अभी फिलहाल मार्केट में इसका डिमांड 15 से 20% के आसपास चल रहा है। तो अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 24 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 125 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से लगभग हमें 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर ग्रे मार्केट में इसका डिमांड 15 से 20% तक बना रहता है तो लिस्टिंग डे के दिन हमें पर लॉट पे 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वहीं अगर इतना जीएमपी को देखते हुए हम अगर इसके अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो ये हमें 140 रुपये से लेकर 145 रुपये के बीच में कहीं लिस्ट होते हुए नजर आएगा। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो ग्रे मार्केट में तो अभी इस आईपीओ का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, एंड 15 से 20% के जीएमपी पे तो हमें कभी भी उतना विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना जीएमपी मार्केट के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब देखना कल होगा कि ये हमें कितना प्रीमियम पे लिस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से समझ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका भी जीएमपी शुरुआती तौर पे 45% के आसपास था, बट आज आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के समय इसका जीएमपी 20% का रह गया है। तो इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। मतलब कि क्या इसमें हमें लिस्टिंग डे के दिन फ्रेश एंट्री बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हम इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंस ग्रोथ दिखा रही है। यानी ग्रोथ वाइज एंड फंडामेंटल वाइज ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। वहीं इस कंपनी के पास रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस भी है, एंड वहीं इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है जो इस कंपनी को काफ़ी स्मूथली रन करने में मदद करते हैं। वहीं इसका वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है, यानी ये आईपीओ ना ही हमें ज़्यादा सस्ता और ना ही हमें काफ़ी महंगा मिल रहा है। मतलब इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक रखा गया है। और वहीं ये कंपनी सरकार के सपोर्टिव पॉलिसी और इनिशिएटिव के तौर पे काम करती है। यानी गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल है, ये कंपनी उस गोल को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ती है। वहीं अब अगर हम इसके रिस्क के बारे में बात करें तो ये कंपनी कुछ ही रीजन में ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है। यानी कंपनी का 80% बिजनेस केवल राजस्थान में कंसंट्रेटेड है। वहीं इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसके पीयर ग्रुप से काफ़ी हाई है,
जो कि इसके सीधे प्रॉफिट मार्जिन पे असर डालता है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यानी ये राइजिंग एनपीए इस कंपनी के लिए सही नहीं माना जाएगा। वहीं इस कंपनी के पास लिमिटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, यानी ये कंपनी कुछ गिने चुने सेगमेंट में ही लोन देती है, जैसे बाइक एंड ऑटो लेने के लिए लोन और कुछ गिने चुने स्मॉल बिजनेस के लिए लोन देती है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस कंपनी के रिस्क एंड इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम इसके रिस्क एंड स्ट्रेंथ को देखते हुए बोल सकते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल तो सही है, बट कुछ कंसर्न की बात है जो इस कंपनी के लिए सही नहीं है, जैसे हाई कॉस्ट बोरोइंग एंड राइजिंग एनपीए। मतलब दोस्तों अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो अगर ये आईपीओ फ्लैट या 5 से 10% पे लिस्ट होता है तब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज अगर 20% से ऊपर लिस्ट होता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है, वो क्या करे, वो इसे होल्ड करे या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि आपको तो बस इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो इस आईपीओ में आपको अच्छा खासा 3000 के आसपास लिस्टिंग गेन मिल रहा है, आप उसको लेके एग्जिट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं तो आप अपना पूरा कैपिटल ना होल्ड करके आप इसमें अपना पार्शियल कैपिटल होल्ड कर सकते हैं। यानी जो भी आप 15,000 के आसपास इन्वेस्ट किए थे तो उसमें से 7,500 के आसपास आप विड्रॉ कर सकते हैं एंड 7,500 के आसपास आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। पर फिर भी मैं दोस्तों रिमाइंड करना चाहूँगा कि इस आईपीओ में हमें क्विक गेन नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपको 2 से 3 साल का वेट करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एनबीएफसी वाली कंपनी में पैसा लगाना ही है तो मार्केट में इससे भी अच्छी अच्छी स्टॉक पड़ा हुआ है, आप इसमें ना जाकर उसमें जा सकते हैं। यानी ज़्यादातर कोशिश करें कि इससे आप अपना लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएं। बट कोई भी डिसीजन ले अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगाकर ही ले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी डिस्कस किया है वो सब मेरा पर्सनल व्यू है। हो सकता है कि आपका व्यू मेरे व्यू से अलग हो, इसीलिए आप अपना पर्सनल व्यू को भी देखना ना भूलें। पर लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले। पहले इस आईपीओ का ओपनिंग प्राइस देखिए, उसके बाद इसके वॉल्यूम को एनालाइज कीजिए एंड तब जाके कोई डिसीजन लीजिए। एंड अगर आपको इसके वॉल्यूम को एनालाइज करने में दिक्कत आती है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम प्री आईपीओ सेशन में ही इसके वॉल्यूम और प्राइस को एनालाइज करते हुए इस आईपीओ का स्टॉप लॉस बता देते हैं, ताकि आप अपने लिस्टिंग गेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेके निकलने वाला है और कौन कौन इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।